हेलो दोस्तों। अगर दुनिया के नक्शे से किसी देश को मिटाने का मौका मिले तो आप किसे मिटाओगे? मुझे पता था आपका जवाब पाकिस्तान ही होगा। ये कोई देश नहीं बल्कि एक कैंसर है जो अपनी पॉइजन से पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहता है। मगर अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि कैंसर जहाँ जन्म होता है वो उस शरीर को भी मार देता है। पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी, उनकी बढ़ती उधार और टेररिज्म की लिबास ये चीख चीख कर हमें बता रही है कि पाकिस्तान अब बर्बाद हो चुका है। मगर क्या ये देश हमेशा से ऐसा था? नहीं दोस्तों, एक वक्त था जब इस देश के पास भी उम्मीद थी, वजूद था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये दुनिया की नज़र में सिर्फ एक टेररिस्ट हब बन के रह गया? चलिए गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिंदुस्तान का ये बेटा आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते हैं। The country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's featuring on the edge. दोस्तों, किसी भी कहानी का असली मतलब तब समझ आता है जब हम उसके हिस्ट्री में जमे धूल को हटाकर देखें। तो चलिए पाकिस्तान के जन्म के दर्द भरे चैप्टर से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा होता है। एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान, एक नया देश। शुरुआत में तो इंडिया इस रिलीजन बेस्ड पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन कम्युनल वायलेंस का प्रेशर इतना बढ़ गया कि ना चाहते हुए भी एक मुस्लिम स्टेट बनाना पड़ा। इस बंटवारे के समय ब्रिटिश इंडिया के सेंट्रल रिजर्व में लगभग 400 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हिस्से आई। 20 करोड़ तो इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिए गए, मगर बाकी के 55 करोड़ रोक देता है। इंडिया ने ऐसा क्यों किया, इस पे अभी आएंगे हम। इन पैसों के अलावा मिलिट्री को भी बांटा गया। करीब 20% मिलिट्री इक्विपमेंट्स पाकिस्तान के हिस्से आई, पर स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग के चलते बहुत ही कम समय में पाकिस्तान की मिलिट्री काफी पावरफुल बन जाती है। दोस्तों, ये कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा। ट्रांसफर ऑफ पावर वॉल्यूम 10 to 12 में ये सारी बातें मेंशन्ड है, और पाकिस्तान के आर्मी जनरल शाहिद हमीद ने भी अपने मेमोर डिजास्टरस टू लाइट में ये सब कुछ लिखा है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे वो थे कम्युनल राइट्स को रोकना और रेफ्यूजीज को सेटल करवाना। वही सेम टाइम पर एक और दिक्कत चल रही थी प्रिंसली स्टेट्स की। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय, जिनको 3 ऑप्शंस दिए गए कि या तो इंडिया के साथ जुड़ो, या फिर पाकिस्तान के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। अब ज्यादातर स्टेट्स ने अपनी साइड चूज कर ली थी, मगर 3 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने प्रॉब्लम खड़ी की। ये स्टेट्स थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। आज हम कश्मीर पर फोकस करेंगे। तो इस वक्त कश्मीर की 77% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, मगर उन पर हुकूमत चला रही थी एक हिंदू राजा जिनका नाम था महाराजा हरी सिंह। अब अगर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ते तो जो हिंदूज थे वो माइनॉरिटी बन जाती, और इंडिया को वो इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उधर कश्मीर वैली में जो मुस्लिम लोग थे वो मोस्टली प्रो पाकिस्तानी थे। इसी के चलते महाराजा ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कश्मीर आज़ाद रहेगा। इंडिया को इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर उसी साल अक्टूबर में पाकिस्तान मिलिट्री वहाँ के ट्राइबल्स के साथ मिलकर कश्मीर पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक के बाद इंडिया वो 55 करोड़ रुपए जो पाकिस्तान को दिए जाने थे उसे रोक लेती है। इसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल था। अगर ये पैसे उन्हें मिलते तो इससे वो और वेपन्स खरीदते जो बाद में इंडिया पर ही यूज होता। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है गांधी जी की। ये कहते हैं कि कश्मीर पर अटैक करके पाकिस्तान ने भले ही गलत किया, लेकिन इंडिया को अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। शांति बनाए रखने के लिए भारत को वो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे देने चाहिए। अब बहुत से लोग, इंक्लूडिंग हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस बात से कंप्लीटली डिसएग्री करते थे। प्राइम मिनिस्टर नेहरू भी उस समय सरदार पटेल से सहमत थे, पर गांधी जी मानने वालों में से नहीं थे। 13 जनवरी 1948 उन्होंने फास्ट अनटू डेथ का ऐलान किया, जिस वजह से पूरी देश में टेंशन बढ़ गई थी। और 15 जनवरी को उनकी बिगड़ती तबीयत को देखकर नेहरू जी ने 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। और ये 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान पहुंचने के बाद 18 जनवरी को गांधी जी अपना फास्ट तोड़ते हैं, पर आगे चलकर यही फास्ट गांधी जी के मौत का आखिरी कारण बनता है। इधर पैसे मिलने के बाद पाकिस्तान अपना अटैक दोबारा से शुरू करता है। जो पैसे उनकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए दी गई थी, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वो कश्मीर में इंडियन आर्मी पर गोली चला रहे थे। और फिर आई दोस्तों 30 जनवरी की वो सुबह जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गांधी जी अपनी मॉर्निंग प्रेयर से लौट रहे थे। आसपास खड़े सभी लोग उन्हें नमस्ते कर रहे थे, उनसे हाथ मिला रहे थे कि तभी नथुराम गोडसे उनके सामने आए
और झुककर उन्हें नमस्ते बापू कहा, जिसके बाद उन्होंने अपनी बंदूक निकालकर गांधी जी के सीने में 3 गोली मार के उनकी हत्या कर दी। गोली मारने के बाद जनरली लोग डर जाते हैं, डर के भाग जाते हैं, मगर गोडसे भागे नहीं। वो वही खड़े थे जब तक पुलिस ने आकर उन्हें अरेस्ट नहीं कर लिया। कोर्ट में ट्रायल्स चले और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अपने ट्रायल्स के दौरान गोडसे एक स्पीच देते हैं जो बाद में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई। पूरे स्पीच की वीडियो अभी भी यूट्यूब पर पड़ी है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में गोडसे लिखना मत भूलिए। इस घटना ने भारत को सबसे बड़ा शॉक दिया। दोनों देशों के बीच ये जंग काफी लंबे समय तक चली। जनवरी 1949 में यूनाइटेड नेशंस की मीडिएशन से फाइनली ये जंग खत्म होती है, जिसके बाद एक सीज फायर लाइन बनाई गई जिसे हम आज LOC कहते हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। अब कश्मीर में वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तान को भी अपने ग्रोथ पर फोकस करना था, जिसके लिए जरूरी था पैसा। लेकिन इधर प्रॉब्लम ये हुई कि जितना भी पैसा था वो उन लोगों ने वॉर में खर्च कर दिया। अब ना कोई प्रोडक्शन हो रही थी, ना कोई एक्सपोर्ट, और उनकी इकोनॉमी तो ऑलरेडी ICU में थी। इस जंग के दौरान ही सितंबर 1948 में पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजर जाते हैं, और उनके जाने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर ना होने के कारण इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो कभी बन ही नहीं पाई। आपको सुनकर हैरानी होगी दोस्तों कि आज के डेट तक पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 5 इयर्स टर्म कंप्लीट नहीं की। पैसे की तलाश में जब पाकिस्तान अपने आसपास देखता है तो उसे उस समय का 2 ही पावरफुल नेशन दिखता है, पहला सोवियत और दूसरा अमेरिका, जो ऑलरेडी एक कोल्ड वॉर में इंडल्ज थे। देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अमेरिका सोवियत को कंट्रोल करना चाहता था, मगर साउथ ईस्ट एशिया में उनका कोई दोस्त नहीं था, कोई एलाई नहीं था। वही अगर बात करें सोवियत की, तो उनकी रिलेशंस इंडिया के साथ काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर पाकिस्तान को एक मौका दिखता है। वो अमेरिका को मिलिट्री सपोर्ट ऑफर करता है, जो एज ए प्रॉक्सी अमेरिका के लिए सोवियत से लड़ेगा, और इसके बदले वो अमेरिका से पैसों की रिक्वेस्ट करते हैं। अमेरिका को भी इसमें अपना फायदा दिखता है, क्योंकि इससे साउथ ईस्ट एशिया में उनकी मिलिट्री नीड्स फुलफिल हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका जैसे पावरफुल देश को पाकिस्तान की आर्मी की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका वो देश था जिसने दोनों वर्ल्ड वॉर्स में पार्टिसिपेट किया, तो उन्हें अंदाज़ा था कि वॉर की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सोचिए, अगर वो अपनी आर्मी को भेजता तो फिर ये एक ओपन वॉर में बदल जाता, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अमेरिका के इकोनॉमी पर होता। सिविलियंस को जवाब देना पड़ता, जंग में शहीद हुए सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, पाकिस्तान ने उसे यूज़ करके मुजाहिदीन्स बनाए, और इसी तरह एक नई फैक्ट्री शुरू हुई टेररिज्म की, जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-ताइबा, अल-कायदा और तालिबान। और इन सब के बदले अमेरिका ने पाकिस्तान को ढेर सारा पैसा देना शुरू किया, जो मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में थे। ये फंड्स इकोनॉमिक ग्रांट्स प्लस मिलिट्री एड के फॉर्म में दिया जाता था। मैं ईयर ऑन ईयर एड के लिंक को डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से अगले 10 सालों के अंदर अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स बन चुके थे, और ज़रूरत से ज़्यादा मुजाहिदीन्स ऑलरेडी ट्रेंड बैठे थे। 1969 में जब अमेरिका और सोवियत के बीच लड़ाई शुरू हुई अफगानिस्तान की ज़मीन पर, तब US अपनी प्रॉक्सी पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है इन ट्रेन मुजाहिदीन्स को अफगानिस्तान भेजने के लिए। अब इसका बेनिफिट ये था कि ना ही इन मुजाहिदीन्स को सैलरी देनी पड़ती थी, और ना उनके मरने पर किसी को कोई जवाब देना पड़ता था। US के लिए ये एक ज़ीरो रिस्क ऑप्शन थी, और पाकिस्तान भी वहाँ बैठे हर तरफ से इन मुजाहिदीन्स की मदद कर रहा था, फिर चाहे बात ट्रेनिंग की हो या फिर सप्लाईज की। और जैसा डिसाइड हुआ था, बदले में US भी उन्हें ढेर सारा पैसा भेज रहा था। कुछ टाइम बाद US की ही तरह बाकी देश भी पाकिस्तान को पैसा देने लगे उनकी मुजाहिदीन्स के इस्तेमाल के बदले, और देखते ही देखते पाकिस्तान इन देशों के लिए एक टेररिस्ट हब बन गया, विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमिंग इन। जहां इन सब के बीच पाकिस्तान की मिलिट्री सबसे ज्यादा खुश थी, वही पाकिस्तानी सरकार और उनकी जनता दोनों इन प्रॉक्सी वॉर्स के अगेंस्ट थे। जनता का कहना था कि पाकिस्तान इन मुजाहिदीन्स को भेजकर अफगानिस्तान में अपने ही मुसलमान भाइयों को मार रहा है। वही सरकार इसलिए नाखुश थी क्योंकि US से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान तो आ रहे थे, पर सरकारी खजाने तक एक भी रुपया नहीं पहुंच रहा था। करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सारा पैसा मिलिट्री ने रख लिया था। यही वजह थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही थी और पब्लिक सरकार को गाली दे रही थी। फाइनली 1989 में जब सोवियत ने यूनिलैटरली अपने फोर्सेस को वापस ले लिए थे, तो वहां पर लड़ रहे मुजाहिदीन वहां की सरकार पलटकर
खुद की सरकार बना लेते हैं। तालिबान, अल-कायदा ये सब पाकिस्तान के ही बनाए हुए मुजाहिदीन से। इस वॉर के बाद सोवियत यूनियन टूट जाता है और अमेरिका का सोवियत को हराने का मकसद भी पूरा होता है, जिसके बाद पाकिस्तान में आने वाली उन एड्स को बहुत ही कम कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 1983 से लेकर 1988 तक हर साल यूएस ने $1 बिलियन से भी ज़्यादा पाकिस्तान को एड के फॉर्म में दिया। वहीं 1990s तक आते आते ये $100 मिलियन से भी कम हो गया। लेकिन अपनी जीत को एंजॉय करते हुए अमेरिका ये भूल गया कि उसने जिस हथियार को बनाया है उसका रिमोट कंट्रोल अभी भी पाकिस्तान के हाथ में है। इधर पाकिस्तान टेंशन में था क्योंकि एक तो इनके पास पैसे नहीं थे और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अब इन ट्रेंड मुजाहिदीन का करना क्या है। और तब जाके पाकिस्तान इस टेरर को एक्सपोर्ट करना शुरू करता है। पहले कश्मीर, इंडिया और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया इनकी टारगेट बन जाती है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी ज़्यादातर टेररिस्ट अटैक्स इसी टाइम पर होने लगे थे। वैसे तो ये बात हाईली डिबेटेबल है, पर ऐसा माना जाता है कि क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की एड को कट कर दिया था और पाकिस्तान तब तक एक एड डिपेंडेंट देश बन चुका था, तो पाकिस्तान ने ही अल-कायदा के मुजाहिदीन ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर अमेरिका के ट्विन टावर में अटैक करने का प्लान बनाया। और 9/11 में हुई उस अटैक के बाद अमेरिका समझ चुका था कि फ्यूचर में इन अटैक्स को रोकने के लिए ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। और एक बार फिर अमेरिका पाकिस्तान से हाथ मिलाता है इस टेररिस्ट ग्रुप को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डायनेमिक्स कैसे चेंज हो गए। एक बार यही अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दे रहा था इन टेररिस्ट ग्रुप्स को बनाने के लिए। अब जब खतरा उसी पर आया तो वो फिर पाकिस्तान को पैसा देने लगा इन टेररिस्ट ग्रुप्स को ख़त्म करने के लिए। इसकी शुरुआत होती है CSF यानी कि कोएलिशन सपोर्ट फंड को बनाने से, जिससे पाकिस्तान को दोबारा से एड मिलना शुरू हो जाता है। इस फंड के अलावा भी कई सारे एक्ट्स और एग्रीमेंट्स के तहत पाकिस्तान को टाइम टू टाइम यूएस से एड मिलने लगे, इकोनॉमिक असिस्टेंस, मिलिट्री असिस्टेंस और फेयर गवर्नेंस के नाम पर। इस समय तक पाकिस्तान भी ये समझ चुका था कि एक बार अमेरिका का मिशन खत्म हो जाए तो ये फंड्स दोबारा से आना रुक जाएंगे, तो इन्हें कुछ परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना था इस चीज का। तो ये क्या करते हैं कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही छुपा कर रखते हैं अगले 10 साल तक, और अमेरिका को ऐसा दिखाता है कि वो लादेन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल ये अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाते हैं। इन पर कई बार एलिगेशंस भी लगे कि जो फंड्स इन्हें मिल रहे हैं उसका मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ये अपने ऑपरेशंस में यूएस के फंड्स को यूज कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं बदलता। फाइनली 2011 में जब बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा जाता है, तब जाके अमेरिका को पाकिस्तान की डीलिंग टैक्टिक्स समझ में आती है और वो सारे एड्स को रोक देती है। अब 1990s के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि फंड्स आना बिल्कुल बंद हो चुके थे, यूएस का भरोसा टूट चुका था, इकोनॉमी तो पहले से ही खराब थी और अमेरिका के ऑपरेशन के बाद तो पाकिस्तान की इमेज ग्लोबली बहुत ही खराब हो चुकी थी। प्लस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण कोई भी कंपनी इस समय पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करना चाह रही थी। अब पाकिस्तान डेस्परेटली एक नए दोस्त की तलाश कर रहा था और ये दोस्त उसे मिलता है चाइना में, जिसने लोन पे लोन देके पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एड डिपेंडेंट थी उसे लोन डिपेंडेंट बना दिया। चाइना का पाकिस्तान को अंधाधुंध पैसे देने के पीछे 2 रीजंस थे। पहला रीजन था इनकी फेमस डेट ट्रैप पॉलिसी, जहां पर ये किसी भी देश को इजीली लोन दे देते हैं हाई इंटरेस्ट पे और लेसर रिटर्न पीरियड के लिए। ये बेसिकली उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां इन्हें पता है कि लोन वापस कभी मिलेगा ही नहीं, और हर एग्रीमेंट में इनका एक क्लॉज होता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर ये लोन टाइम पर रीपे नहीं हुई तो जिस ज़मीन पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा वो ज़मीन 99 ईयर्स के लिए चाइना को लीज पर मिल जाएगी। इस पॉलिसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है श्रीलंका का हम्बनतोटा पोर्ट। इनका दूसरा रीज़न था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हाँ, पाकिस्तान के लिए नहीं, चाइना के लिए। इनका लोन एग्रीमेंट कहता है कि जिस भी प्रोजेक्ट के लिए चाइना लोन देगा उसके डेवलपमेंट के लिए 50% वर्कफोर्स चाइनीज़ होनी चाहिए। इनका कहना है कि ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट हो, लेकिन एक्चुअली में ये चाइनीज़ लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। इसके अलावा एक हिडन एजेंडा भी है जो कि है पाकिस्तान को ग्रांट्स देते रहना ताकि पाकिस्तान अपने मुजाहिदीनों को इंडिया भेजकर टेररिस्ट अटैक करवा सके, ताकि इंडिया टेररिस्ट और पॉलिटिक्स में बिजी रहे, इंडिया की प्रोग्रेस रुक जाए और चाइना स्ट्रेटेजिकली हमसे आगे निकल जाए। पाकिस्तान इतने सालों में चाइना से लगभग $29 बिलियन का लोन ले चुका है जो अब तक वापस भी नहीं किया।
और करेगा भी कैसे? ये लोन लेता ही है अपना पुराना लोन चुकाने के लिए। आप खुद सोचिए, पहले ये चाइना से लोन लेते हैं, फिर उसी पैसे से चाइना से गेहूं खरीदता है और वही गेहूं अपनी जनता को सब्सिडाइज रेट में दे देते हैं, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में तो गरीबी है ही नहीं। और जैसे ही रीपेमेंट का वक्त आता है, ये एक और लोन ले लेते हैं। यही रीजन है दोस्तों कि किसी भी गरीब देश के लिए बेगर वर्ड का यूज नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद अपने देश को बेगर बोलते हैं। हम ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में, और जिसने हमारे मुल्क का सारा पोटेंशियल खत्म कर दिया कि हम आज बेकारियों की तरह दुनिया में फिर रहे हैं। ये चाइना से लोन लेकर IMF और वर्ल्ड बैंक की EMIs भरती है। इनफैक्ट कुछ केसेस तो ऐसे भी है जहां पर लोन टाइम पर ना पे करने की वजह से इन पर इंटरेस्ट और पेनल्टी इतनी लगी कि वो लोन अमाउंट से भी ज्यादा हो गया। मतलब 400 करोड़ के लोन पर 500 करोड़ का इंटरेस्ट बन गया। एग्जाम्पल के तौर पर 2023 में एक रिपोर्ट आई थी कि सीपेक के चाइनीज पावर प्रोजेक्ट्स पर ड्यूज इतने एक्यूमुलेट हो गए कि इंटरेस्ट और पेनल्टीज प्रिंसिपल से ज्यादा हो गया। सेम सिचुएशन 2001 पेरिस क्लब के लोन रिपेमेंट के समय भी हुआ। ये बातें सुनकर आपके मन में भी एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि पहले अमेरिका और फिर चाइना, अगर इन लोगों ने सच में पाकिस्तान को इतने पैसे दिए तो फिर ये पैसे गए कहाँ? तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है पाकिस्तान की आर्मी। तो आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का जो टर्म है वो पूरा नहीं कर पाया। कोई गायब हो गया तो किसी को मार दिया गया और कितनों का तो रातों रात तख्ता पलट हो गया। इलेक्शन जीतता कोई है और PM कोई और बन जाता है। इनके सबसे पॉपुलर PM इमरान खान को तो 20 बाजार एक पब्लिक रैली के दौरान गोली मार दी गई, लेकिन आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। आप सोच सकते हैं दिन दहाड़े एक प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी गई और कोई केस ही नहीं बना। ये हो ही नहीं सकता जब तक इन किलर्स के पीछे कोई बड़ा सपोर्ट खड़ा ना हो। दोस्तों इसी सपोर्ट का नाम है मिलिट्री। इनके लास्ट 3 साल के बजट रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो आधा बजट तो लोन रिपेमेंट्स में चला जाता है। बचे हुए आधे हिस्से का जो सबसे बड़ा चंक है वो मिलिट्री एक्सपेंसेस में जाता है। कंपैरिजन के लिए 2024-25 के बजट में इनकी डिफेंस स्पेंडिंग 2122 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस थी और उसी बजट में एजुकेशन के लिए बस 93 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस ही एलोकेट किया गया और हेल्थ केयर के लिए तो बस 27 बिलियन। पाकिस्तानी मिलिट्री के पास इतना पैसा और पावर है कि ये जिसे चाहे उसे CM बना सकते हैं। इनके सपोर्ट के बिना पाकिस्तान में कोई PM बन ही नहीं सकता। जरा इस ऑफिसर की यूनिफॉर्म को देखिए, इतने सारे मेडल्स लगे हैं इन पर, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने एक भी जंग नहीं जीता। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसेस हैं वो सब मिलिट्री ओन करती है। कभी सुना है आपने किसी देश की मिलिट्री की अपनी बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, सीमेंट फैक्ट्री हो, फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री हो, यहाँ तक कि उनके देश में ब्रेड भी मिलिट्री बनाती है। आप सोच सकते हैं क्या कंडीशन होगी उस देश की जहाँ ब्रेड तक आर्मी बेचती है। पाकिस्तान का रियल एस्टेट बिजनेस भी आर्मी के कंट्रोल में है और इन सब को मैनेज किया जाता है कुछ ट्रस्ट के द्वारा, जैसे कि फौजी फाउंडेशंस, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशंस और बहारिया फाउंडेशन। इनके थ्रू ये सब कुछ ओन करते हैं, जिसके बाद ये लॉ को अमेंड करके इन सारी प्रॉपर्टीज से जनरेट हुई इनकम को टैक्स फ्री बना देते हैं। यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो प्राइवेट कंपनीज है वो इनके सामने टिक ही नहीं पाती। इनकी आर्मी इतनी अमीर है कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक देश की आर्मी होती है, मगर इनके केस में आर्मी का पूरा देश है। अगर आप इनकी मिलिट्री की वेल्थ देखें तो डॉक्टर आयशा सिद्दीकी जो एक मिलिट्री इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने अपनी किताब मिलिट्री INC में ये मेंशन करी है कि पाकिस्तान मिलिट्री की वर्थ लगभग 20 to 25 बिलियन डॉलर्स की है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया। इन आर्मी पर्सनल्स की US में, UK में अपने घर है। इनकी बच्चों की एजुकेशन हमेशा फॉरेन कंट्रीज के बेस्ट स्कूल्स में होती है। ये पाकिस्तान में रहकर ऐसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो एक आम पाकिस्तानी अपने सपने में भी नहीं सोच पाता। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जावेद बाजवा। 2016 से पहले इनके पास कोई खास प्रॉपर्टी नहीं थी, एटलीस्ट पेपर्स पे तो नहीं थी, मगर 6 साल के सर्विस के बाद बाजवा फैमिली का नेटवर्थ 12.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की थी, बिना किसी और इनकम सोर्स के। उनकी वाइफ के नाम पर मल्टीपल कमर्शियल और प्राइवेट लैंड्स रजिस्टर्ड थी, जो उन्होंने कहा कि उन्हें गिफ्ट में मिला। सिर्फ वाइफ की नेटवर्थ 2.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस थी, मगर आज तक ना उन पर कोई सवाल हुआ और ना कोई केस। उल्टा वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अहमद नूरानी, जिसने इन प्रॉपर्टीज की छानबीन की, उसको डेथ थ्रेट्स आने लगे। इस टाइम पर अगर आप सच्चाई को देखने की कोशिश करें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन उनकी आर्मी है,
क्योंकि अलग अलग सरकार जो पाकिस्तान में आई वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो, ताकि ट्रेड बढ़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए देश में। लेकिन आर्मी ऐसा कभी होने नहीं देती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बजट बनाई जाती है डिफेंस के लिए, उस पर लोग सवाल उठाएंगे। आर्मी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। उनके दो ही एजेंडा है, पहला इस्लाम को रेडिकलाइज करना और दूसरा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फैलाना। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी दोनों देशों के रिलेशंस को सुधारने की कोशिश होती है तभी एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है। 1999 को जब अटल बिहारी वाजपेयी नवाज शरीफ से मिलने जाते हैं लाहौर, पाकिस्तानी आर्मी अपने प्राइम मिनिस्टर को बिना बताए कारगिल वॉर शुरू कर देते हैं। सेम सिचुएशन जुलाई 2001 आगरा पीस समिट के दौरान जब दोनों देश के पीएम आगरा में मिले, उसी साल दिसंबर को जैश-ए-मोहम्मद दिल्ली पार्लियामेंट में अटैक कर देते हैं। ऐसे और कई सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक पैटर्न है जो ये साफ साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार, उनकी आवाम लाख कोशिश कर ले, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर इशू को कभी सॉल्व होने ही नहीं देगी, बिकॉज वार इज देयर बिजनेस। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, लोन्स या एड से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी पैसा आ रहा है वो मिलिट्री के खजाने में ही जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, मिलिट्री के हाथ से पावर छीन के किसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर के हाथ में देना, ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए जो ग्रोथ को ट्रिगर करेगा। और ये पॉसिबल होगा जब पाकिस्तान की आर्मी इस चीज की डिमांड करेगी, मजबूर करेगी आर्मी को सारे बिजनेसेस की ओनरशिप ड्रॉप करके प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस करने से इंटरनेशनल मीडिया का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे बाकी के पावरफुल देश पाकिस्तान को डीमिलिटराइज करने में मदद करेंगी। शायद तब जाकर हमें एक नया और बेहतर पाकिस्तान देखने को मिलेगा। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान की पब्लिक इनोसेंट है और इस टेररिज्म का असली कारण है उनकी आर्मी? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।